हेलो बच्चों। तो माय गणित गुरु चैनल में फिर से आपका स्वागत है और मेरा नाम नीरज राय है और मैं 12 साल से ऊपर हो गया मुझे सीबीएसई के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हुए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है और जो भी अभी तक मैंने गेन किया है वो सब वैल्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है और मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कोई भी साल नहीं गया है जिस साल में मेरे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाए होंगे। ठीक है। तो मेरा वही एम रहेगा कि मैं जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उन बच्चों को कैसे मोटिवेट कर पाऊँ कि वो अपना बेस्ट दे पाए और उनके अंदर जितनी भी काबिलियत है जितनी भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का वो जस्टिफाई कर पाए और उसके हिसाब से वो अपना मतलब प्रदर्शन अपने आने वाले परीक्षाओं में कर पाए। तो आपको पता होगा कि 10वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज होने वाला है इस साल से। 2021 और 22 की बैच की मैं बात करता हूँ, सिर्फ इसी साल की बात करता हूँ। आगे वाले साल में देखा जाएगा, जैसे सिचुएशन होगा उस हिसाब से बदलाव आएंगे। लेकिन इस साल जो आप तैयारी करने वाले हैं 10वीं का, ये साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल तो एक भी बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं हुई थी और इस साल दो बोर्ड की एग्ज़ाम हो रही है। तो ये थोड़ा मायूस होने वाली बात है और पिछले बैच के बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि क्योंकि उनको एक भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, लेकिन आपको दो दो बोर्ड के एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें निराश होने की कोई बात है नहीं। ठीक है। क्योंकि पहला जो आपका नवंबर और दिसंबर में जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो होगा तो आपके स्कूल में ही, लेकिन एक्सटर्नल सुपरवाइज़र और सुप्रिटेंडेंट आएंगे। ठीक है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए सीबीएसई की तरफ से। ठीक। तो वो जो पूरा पेपर होगा वो एमसीक्यू पेपर होगा और 1.5 घंटा का पेपर होगा। और जहाँ तक मेरा आशा है, अगर 1.5 घंटा का पेपर होगा तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसका डिटेल अभी तक आया नहीं है, लेकिन जुलाई के अंत तक उसके भी डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा और ये सब आपकी एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट और जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपका मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है ना कि आपका नींव मजबूत है या आपका आधार बहुत मजबूत है तो उसके ऊपर आप कितनी भी माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, वह गिरेगा नहीं। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक जो कंसेप्ट है उसको कैसे क्लियर किया जाए, इसीलिए मैं हर एक्सरसाइज के पहले एक कंसेप्ट का वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और ये मैं उसके सम सॉल्व करने का कुछ वीडियो बनाता हूँ। तो हर क्वेश्चन से मैं एक या दो या तीन सम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बाकी के जो सम मैं छोड़ रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको करना है। ठीक है। मैथ्स ऐसा चीज़ है जो मतलब सिर्फ सुनने से और देखने से नहीं होता है, उसको करना पड़ता है और इवन मैथ्स को पढ़ना भी पड़ता है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय और गवाए हुए। ठीक। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको सम्स दिख रहा है 140। तो 140 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना आता है, आपने अपनी छठी और सातवीं कक्षा में सीखा होगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फैक्टर निकालेंगे ना, हम बाइनरी ट्री मेथड से निकालेंगे क्योंकि हमारे 10वीं के एनसीईआरटी की बुक में वो मेथड दिया गया है। ठीक। तो दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक नया तरीका है जो आप सीख जाइएगा, तो नया चीज़ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चेंजेस जो होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। ठीक है। तो चेंजेस आप सीखा कीजिए। ठीक है। एज पर द चेंज यू ट्राई टू अडेप्ट योर सेल्फ। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से अगर डिवाइड करते हैं 140 को, 2 ही सबसे मतलब छोटा नंबर है जो 140 को डिवाइड कर सकता है। वैसे तो 1 भी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। राइट। अब 70 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, क्योंकि 2 × 35 70 होता है। अब 35 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 35 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से होगा क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से डिवाइड होगा। मेरे बातों को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत कुछ बता देता हूँ सम्स को करते करते, तो वो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये 7 टाइम जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे 7 1 ज़ा 7। तो ये ऐसे हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा ना, तो जो आपके लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आए हैं वही आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। आप इसको चेक करने के लिए एक बार आप अपने प्राइम फैक्टर्स मेथड से भी चेक कर लीजिएगा, तो आपको यही नंबर मिलेंगे। तो ये जो फैक्टर्स जो मैंने रेड लाइन से यहाँ पे घेर दिया है, ठीक है, दो रेड लाइन के बीच में जो नंबर्स है यही आपके 140 के फैक्टर्स है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 140। तो फैक्टर्स है क्योंकि 2 टाइम्स आता है तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो इसको 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 × 5 × 7, दीज आर द फैक्टर्स। और ये जो नंबर है मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। ये जो नंबर है 2, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है।
5 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, 7 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स है, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड से ही हमें किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। कंपोजिट नंबर, ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, राइट। तो ये हुआ आपका पहला सम। चलिए अब चलते हैं, आपके लिए मैं कौन सा सम कर दूं। चलिए लास्ट सम करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक है, और इस तरह के सम्स जो होते हैं वो मतलब बहुत ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं आपको एग्जाम में। तो इस तरह के सम्स में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि ये यूनिक तरह के सम है। ठीक है, ये ऐसे आपको नहीं होंगे क्योंकि ये आपको मतलब नंबर्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या चीज़ से विभाजित करूँ, किस चीज़ से डिवाइड करूँ। ठीक है, तो एक तो तरीका है जो मतलब हमें चेक करना है कि वेदर द नंबर गिवन इज प्राइम और नॉट। ठीक, तो एक तो तरीका है कि ये जो 7429 जो नंबर दिया गया है, ठीक, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर मैं 80 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 6400 मिलते हैं, राइट। इफ आई डू द स्क्वायर ऑफ 80 I will get 6400, right, and if I do the square of 90 I will get 8100। तो ये जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है 7429, ये इन दोनों नंबर के बीच में है। ठीक, अगर मैं 85 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं 85 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 7225, तो ये 7225, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। और 86 का अगर करते हैं तो वो उसी के आसपास, मतलब ये 86 के ऊपर। हाँ, तो इसका अगर मैं रूट करता हूँ, जो नंबर मुझे दिख रहा है, इसका अगर मैं रूट करता हूँ, ठीक है, तो वो 85 या 86 आएंगे, राइट। तो अभी 85 से 86 के अंदर ऐसा कोई नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, तो उस नंबर से हमें डिवाइड कर करके देखना है, और तब जाके इसका निकलता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, क्योंकि मुझे 2 से लेके एकदम 86 तक मतलब चेक करना है। उसके लिए मुझे कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का क्या है, 7 का क्या है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये थोड़ा ट्रबल करने वाला है। तो इस तरह के जो सम्स होते हैं, इसे थोड़ा आपको मतलब बार बार प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में मतलब एक कॉर्नर में रख लेना है कि ये इस तरह का सम जो है वो बाकी सम्स के तरफ नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो ये जो सम है इसको आप थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, और इसके जो फैक्टर्स है वो भी थोड़ा अलग ढंग से निकलेंगे। तो चलिए मैं बाइनरी ट्री मेथड से ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फिफ्थ सम, राइट, मैं थोड़ा अपना मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, इट इज़ द फिफ्थ सम, और देखते हैं ये क्या है, 7429। तो ये जो नंबर है, यहाँ मैं डिवाइड करते 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 देख रहा था, तो मैंने चेक किया कि ये 17 से डिवाइड होता है, राइट। और 17 से ये कितने टाइम होगा, 17 भी एक आपका मतलब प्राइम नंबर ही है, और ये 437 टाइम होता है। अब 437 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो वो जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि ये आपका नंबर जो है ये 19 से डिवाइड होता है, ठीक है, और 19 से ये कितना टाइम डिवाइड होता है, तो ये आपका 23 टाइम्स डिवाइड होते हैं, नियर अबाउट, यस, 23 टाइम्स ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 23 टाइम्स डिवाइड होता है, और इसको हम थोड़ा अच्छा तरह से लिख लेते हैं 23 टाइम्स। ठीक, और ये जो 23 है, यहाँ पे ये 23 और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। जब तक 1 आएगा तब तक करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या निकल गए। तो यहाँ पे जो ये नंबर है, यहाँ पे जो फैक्टर्स निकले हैं वो 3 ही फैक्टर्स निकले हैं, 17, 19 एंड 23। तो ये सम को ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरह के कुछ सम्स आ सकते हैं, तो आपको मतलब डिवीज़न में नंबर्स नहीं मिलते हैं। तो जो बच्चे बहुत मतलब अच्छी तरह से तैयारी करते हैं वो इस तरह के नंबर को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो आपको 7429 को याद रखना है, राइट। तो आपके यहाँ पे जो फैक्टर्स आ गए, तो हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देयरफॉर 7429 का जो फैक्टर्स है वो है आपका 17 इंटू 19 इंटू 23, राइट। तो ये है आपका फैक्टर। तो आशा करता हूँ आपको ये दो समझ में आया। बाकी के जो 3 नंबर हैं इनके फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, और निकाल के ज़रूर आप रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सम्स की तरफ। ठीक,
तो अभी जो हमारा अगला सम्स है वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट और एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो प्रॉपर्टी मैंने अपने कंसेप्ट वीडियो में बताया है आपको, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये है आपका सम, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे एक रिजल्ट दे दिया गया है या एक प्रॉपर्टी दे दिया गया है दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। पहले नंबर को मैं अगर ए पकड़ता हूँ और दूसरे को बी, तो ये होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम अगर मैं निकाल लेता हूँ और उन दोनों को मैं गुना करता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम करता हूँ, तो वो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके बराबर होता है, राइट। सो द एचसीएफ इंटू एलसीएम or LCF multiplied with LCM will be equal to the product of the number of which you have found the LCM and HCF, मतलब A into B, राइट। तो ये है प्रॉपर्टी और यहाँ पे ये हमें करना है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला सम मैं करता हूँ। पहला सम में हमारे पास जो नंबर है वो 26 और 91। तो A आपको दिया गया है 26 और B जो दिया गया है वो आपको 91 दिया गया है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, ओके। A 26 और B 91, राइट। तो अभी ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, राइट। तो हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ओके। तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पे निकाल लेंगे, ठीक है। रफ में जितना कम काम कर सकते हैं उतना अच्छा, ठीक है। तो ये मैं प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लेता हूँ। 2 13 13 1 राइट। तो ये फैक्टर्स निकल गया है। 26 के फैक्टर क्या क्या निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 13। वाह, बहुत बढ़िया, आपने निकाल लिया। चलिए अब 91 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 से, हाँ 7 से ये डिवाइड हो रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, राइट। और यहाँ पे 13 1 ज़ा 13, राइट। तो यहाँ पे 91 के जो फैक्टर्स है ना वो आपके निकल के आ रहे हैं 7 इंटू 13, ओके। तो ये जो फैक्टर्स है 7 इंटू 13। तो अभी एचसीएफ अगर मुझे निकालना है इन दोनों नंबर का एचसीएफ, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन हो। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है वो 13 है। 13 जो नंबर है वो कॉमन है, राइट। 13 जो है वही आपका एचसीएफ है, 13, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 13, ओके। और एलसीएम हमें अगर निकालना है तो जो ये दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उन प्राइम फैक्टर्स के जो हाईएस्ट पावर होते हैं उतना टाइम उस नंबर को लिया जाता है। और एक बार मैं दोहराता हूँ, ये जो दोनों नंबर्स हमारे पास है 26 और 91, इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स है उनके जो हाईएस्ट फैक्टर्स होंगे किसी भी एक नंबर का ना, ठीक है, तो उसे हम लेंगे। जैसे समझ लीजिए कि 26 में 2 है और 91 में समझ लीजिए कि 2 2s है, तो हमें 2 2s लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर को लेना पड़ेगा, 2 को नहीं लेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया उतना बार हमें लेना है, तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो यहाँ पे इस नंबर में जो एलसीएम होगा वो हम एक बार लिख लेते हैं कि यहाँ से एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जो होता है वो यहाँ से ये होता है कि एलसीएम ऑफ 26 और 91 जो है वो होगा आपका, देखिए 2 है जिसका हाईएस्ट पावर 1 है तो 2 आ जाएगा। सभी नंबर को लेना है, 13 दोनों में है और 13 दोनों में एक बार ही है तो एक बार ही लेना है, दो बार नहीं लेना है, क्योंकि दो बार पहला नंबर में एक बार आया दूसरा में एक बार आया तो दो बार नहीं लेना है। किसी एक नंबर में एक से ज़्यादा बार आया तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 7 है, ओके। तो हमारा नंबर क्या होगा, 13 7 से 91 और 91 इंटू 2 कितना होता है, 182। तो ये हो गया एलसीएम। तो अब बता देता हूँ एक बार और, क्योंकि पहले से ही मैं बताते आ रहा हूँ। 13 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो 26 और 91 को डिवाइड कर सकता है। और एक बार बताता हूँ, 13 सबसे बड़ी नंबर है जो 26 और 91 को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए उसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 26 और 91 दोनों में है। 182 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जिसे ये दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 26 और 91, इसीलिए उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, 182 वो नंबर है या वो संख्या है जिसे 26 और 91 डिवाइड कर सकते हैं। 182 सबसे छोटा संख्या है जिसे 26 और 91 डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए उसे
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सम, ठीक है, हमने एलसीएम निकाल लिया, हमने एचसीएफ निकाल लिया। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ करना है, वो ये करना है कि हमें इसके ये जो रिजल्ट है ना, यहाँ पे जो रिजल्ट आया इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमारा एल एच एस एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं एल एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे है एस सी एफ इंटू एल सी एम, तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक। तो हमारा जो एस सी एफ है वो कितना है, 13 है, और हमारा जो एल सी एम है वो कितना है, वो है 182। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 13 टू ज़ा 26, टू 104, 13 एट ज़ा 104, और 106 का 6, कैरी 1, ठीक है। 13 वन ज़ा 13, 1466 ऐसा आ रहा है, ठीक है, 1466 आ रहा है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू ज़ा 26 का 6, कैरी 2, 13 एट ज़ा 100, 406 का 6, कैरी 10, 13 वन ज़ा 13 एंड 10 23। थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लिखते हैं बच्चे, एक मिनट। यहाँ पे आ जा रहा है 13 टू ज़ा 26, 13 एट ज़ा 100, 4 कैरी 10 एंड 13 वन ज़ा 13 प्लस 10 23, 2346 ये आएगा, राइट। अब मैं आर एच एस लेता हूँ, और आर एच एस में क्या है, आर एच एस में है ए इंटू बी। तो हमारा ए जो नंबर था वो कितना था, 26, और हमारा बी जो नंबर था वो कितना था, 91। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कितना हो रहा है। तो मैं रफ में एक बार दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करके। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 1 6, 9 5 54, ये आपको जो मेथड आता है उस मेथड से मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 2 1 2, 9 2 18, राइट। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 8 5 कितना होता है, 13, 13 का 3, हाथ में 1 2 3 6 6, राइट। तो 2366 आ रहा है यहाँ पे, 2366। तो दोनों बराबर आ गया, मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, हाँ, ठीक। 5 इंटू 4 अगर किया तो 20 आएगा, फिर भी एक ज़ीरो आ रहा है, एक ज़ीरो यहाँ पे, एक ज़ीरो यहाँ पे। 25 इंटू 2 अगर मैंने किया तो कितना ज़ीरो आएगा, 50, एक ज़ीरो आया। लेकिन 25 इंटू 4 अगर मैंने किया तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ रहा है, 100। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे 2 ज़ीरोस क्यों आए? ओके, हाँ, 2 ज़ीरो क्यों आए, 2 शून्य क्यों आए? हाँ बोलिए। क्योंकि यहाँ पे 5 कितने हैं, 5 इंटू 5 25 होता है, 2 5 है, और 2 कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो क्योंकि ये पेयर जो है 5 और 2 का, यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 ज़ीरो आया, राइट। तो जितने पेयर होते हैं 5 और 2 के, उतने ज़ीरोज़ आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने पेयर्स होंगे 5 और 2 का, उतने ज़ीरोज़ आते हैं, राइट। तो जैसे पहला सम में देखिए 5 और 2 का एक ही पेयर है। सेकेंड सम में भी 5 इंटू 4 है, मतलब 2 तो 2 है लेकिन 5 एक ही है, लेकिन पेयर कितने का बन रहा है, एक ही का बन रहा है, तो इसलिए एक ज़ीरो है। सेकेंड थर्ड सम में भी देखिए, अगर थर्ड में लेना चाहता हूँ, थर्ड यहाँ पे मतलब 25 के बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 5 है लेकिन 2 1 है, तो पेयर एक ही का बन रहा है ना, 5 इंटू 2, तो एक ही जीरो आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे 2 5 है और 2 2 है, तो 2 पेयर बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 ज़ीरो आए, राइट। तो अभी हमारा जो सम है वो बोला है 6 6 टू द पावर n। एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एन कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एनी वैल्यू। तो 6 n के कोई भी वैल्यू के लिए इसका एक्सपेंशन जो है 6 टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन जो है ये जीरो होगा क्या, इसका यूनिट प्लेस जीरो होगा क्या, इकाई संख्या जो आएगी एक्सपैंड करने के बाद वो जीरो हो सकती है क्या? तो हम देखेंगे कि 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है। और n का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, 1 2 3 4 100 1000 लाख, वट एवर यू वांट टू टेक यू टेक, ठीक। लेकिन यहाँ पे 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 ही है, और 2 और 3 में एक भी 5 नहीं आया। 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। अगर एक 5 होता तो हम जीरो के बारे में सोच सकते थे, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेयर ही नहीं बन रहा है 2 और 5 का, सिर्फ एक 2 है, ठीक है। तो क्योंकि ये बन नहीं रहा है, तो ये इसके यूनिट प्लेस में जीरो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि यहाँ पे जीरो आएगा इसके यूनिट प्लेस पे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does not have 2 to the power n, 6 does
the pair of 2 and 5 in its factor therefore it will never end with 0 factor, therefore it will never ends with 0। ठीक है, तो वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो ऐसे ही वो बाकी नंबरों से भी मतलब बोलते हैं कि 4 टू द पावर n, तो 4 टू द पावर n अगर 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2, उसमें भी 5 नहीं है, राइट। तो क्योंकि पेयर्स नहीं है, 2 और 5 का कम से कम एक पेयर होना चाहिए तो ही 0 होगा, और जितने पेयर्स होंगे उतने 0 होंगे। ठीक है, तो क्योंकि पेयर्स नहीं है इसीलिए 0 नहीं बन पा रहा है। तो ये हो गया इसका प्रूफ कि n के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी दे, ये 0 से एंड नहीं होगा, right। So this is not going to end with 0 because it does not have 2 and 5 together as a pair or as a factor in its prime factorization। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और दो ही सवाल बाकी है, दोनों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो फिर आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं, और कुछ दिन बाद ये चला जाता है। तो एज़ पर द सर्वे ये पता है कि आदमी कितना भूलता है। तो मतलब आज तो आपको 100% याद है, तो एक दिन के बाद आपका वो दिमाग में जो मेमोरी होता है वो 70% हो जाता है। अगर अच्छी तरह से करते हैं तो एक हफ्ते के बाद वो 50% पे आ जाता है, और 6 महीने के बाद तो आपके दिमाग में सिर्फ 21% या 30% ही रहते हैं। ठीक, तो इस तरह के ही चीज़ें हैं। तो आपको घुमा फिरा के हर चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिवीजन का बहुत महत्व है। हम बोलते हैं रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। क्यों बोलते हैं रिवाइज कर लो? क्योंकि उसका महत्व है, नहीं रिवाइज करेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम भूलने के लिए नहीं सीखते हैं, हम अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसका भी एप्लीकेशन आगे जाके आएगा। ठीक, तो आप उसी के लिए ये सीख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप इसको ध्यानपूर्वक करें और बार बार इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है हमें एक्सप्लेन करना है, हमें प्रूव नहीं करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें क्योंकि पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड सच एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। ठीक है, तो कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमें जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है और यहाँ पे एक अलग नंबर है। ठीक है, लेकिन दोनों ही नंबर में 13 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 13 को कॉमन ले लूँगा। 13 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 7 इंटू 11, ठीक, और यहाँ से 13 ले लिया तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, और प्लस यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे भी 1 ही बचेगा, राइट। तो ये हो रहा है हमारा सम, फिर से 13। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, 7 11 ज़ा 77 इंटू 1 77 ही होगा, और प्लस क्या आ रहा है 1, राइट। तो यहाँ पे आ जा रहा है 13 इंटू 78। ठीक है, तो ये जो 78 है इसका भी फैक्टर्स होते हैं ना, तो क्या होता है 13 5 65 36 78, तो 13 इंटू 6 78 होता है, राइट। तो हमारे पास नंबर क्या होगा 13 स्क्वायर इंटू 6। तो क्योंकि जो नंबर हमारे पास है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। द नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, therefore it is composite number, therefore it is composite number। okay, composite number हो गया ये सम। सो क्योंकि ये नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। उसी तरह से जो सेकंड सम इसमें दिया गया है वो भी उसी तरह से है, आपको कुछ कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको एक्सप्रेस कीजिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो सेकेंड सम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको कर पाएंगे आशा करता हूँ। नहीं अगर कर पा रहे हैं तो पिछला सम को अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे ही समझ में आएगा वो दूसरा सम भी आप कर लीजिए, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ,
और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से केस स्टडी आने का बहुत चांसेस होते हैं। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा क्योंकि यहाँ से केस स्टडी हमें मिल सकती है। राइट, तो हमें क्या दे दिया गया है वो हम देख लेते हैं। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है एक सर्कुलर ट्रैक। राइट, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो हम एक सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा हो गया तो हो गया। हाँ, तो चलिए हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया, यही हमारा सर्कुलर ट्रैक है। और क्या दिया गया है सम में? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। तो चलिए देखते हैं। सोनिया एक जगह मार्क कर लेते हैं जहाँ से दोनों शुरू कर रहे हैं। तो ये है हमारा जगह। राइट, और यहाँ से सोनिया और रवि दोनों शुरू कर रहे हैं। तो ये सोनिया, और ये कलर का थोड़ा आपको दिखना चाहिए तो वैसा ही कलर लेता हूँ जो आपको दिखे। तो ये सोनिया, और रवि का वाइट ले लेते हैं जो कि अच्छी तरह से दिखेगा, और ये रवि। ओके, तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में। तो सोनिया का जो स्पीड दिया गया है वो 18 मिनट्स जो है टाइम दिया गया है पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। और रवि का जो टाइमिंग दिया गया है वो है 12 मिनट्स। ठीक है, तो सब स्पीड किसका ज़्यादा है? जो 18 मिनट में पूरा ट्रैक को कवर कर रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है, या जो 12 मिनट में कवर कर रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है? जो कम समय में सेम दूरी, दूरी तो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो जो कम समय में वो दूरी को पूरा कर रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है, और जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका स्पीड कम है। स्पीड, मैं गति का बात कर रहा हूँ, स्पीड। ठीक है, तो टाइम तो सोनिया ज़्यादा ले रही है, रवि समय कम ले रहा है। तो अभी इस सम को समझाने के लिए देखिए क्या होता है कि मैं इस सम को आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो सम आपको समझ में आएगा। ये 12 मिनट लेता है, तो यही यहाँ से एक बार ये चालू होगा और ये सोनिया यहाँ से यहाँ तक एक बार आ जाएगी, वो 12 मिनट में आएगी। फिर दूसरा चक्कर लगाने में कितना आएगा? 12 टू ज़ा 24। तो पहला 12, दूसरा चक्कर 24, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। सोनिया का दिखा रहा हूँ। 12, 24, फिर 36, फिर 48, फिर डॉट 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 ऐसे जाएगा। रवि का कैसा जा रहा है? रवि का जा रहा है अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया है। सोनिया एक्चुअली 18 मिनट ले रही थी, तो 18 करेंगे। ठीक है, तो पहले 18, फिर कितना हो रहा है? 36, फिर 54, फिर डॉट डॉट डॉट। इतना टाइम सोनिया को लग रहा है। राइट, और रवि को टाइम कितना लग रहा है? रवि को पहला चक्कर ख़त्म करने में, पहला राउंड ख़त्म करने में 12 मिनट लग रहा है, फिर 24 लग रहा है, फिर 36, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से समय लग रहा है। और सोनिया का था स्पीड कितना था? सोनिया का स्पीड था 18, तो 18 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 18, 36, 54 इस तरह से सोनिया जा रही है और रवि जा रहा है 12, 24, 36। तो आप देखिए सोनिया जब दूसरी राउंड ले रही है तो वो दूसरे जस्ट 36 मिनट पे सोनिया फिर वही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची है। राइट, और ठीक 36 मिनट में रवि भी वहां पे पहुंचा है। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं, लेकिन सोनिया जब तक अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट कर रही है, रवि अपना तीसरा चक्कर कंप्लीट करके मिल रहा है, क्योंकि रवि का स्पीड ज़्यादा है। राइट, तो ये दोनों फिर कब मिलेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो we can see that they both are meeting after 36 minutes। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये 36 मिनट के बाद दोनों मिल रहे हैं, लेकिन इसे करेंगे क्या? ठीक है, तो आप देखिए 36 जो नंबर है उसे 18 भी डिवाइड करता है। राइट, और ये 36 जो नंबर है उसे 12 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं डिवीजन का बात बोल रहा हूँ। ठीक,
तो 36 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है जिसे 12 और 18 दोनों डिवाइड कर रहा है। तो मतलब कंसेप्ट क्या हुआ यहाँ पे, एलसीएम का लगा। ये क्लिक होना बहुत जरूरी है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप किसी भी सम को समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और वो सम्स देख के ही आएगा, और उसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, राइट। तो आप सभी को एलसीएम निकालना आता है, तो चलिए हम जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस सोनिया का क्या था, 18 था, और 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 या ये होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 टू ज़ा 18, राइट। और 12 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं जो कि रवि का है। तो रवि का फैक्टर्स क्या क्या निकल रहा है, 4 3 ज़ा 12, मतलब 2 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम जो होता है 12 और 18 का, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फैक्टर 3 का कितना है, 3 स्क्वायर। यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे कितने 3 है, एक, और यहाँ पे 2 3 है, तो हम 3 स्क्वायर लेंगे, जो ज़्यादा है वही लेंगे, ठीक है। 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो हमें 2 स्क्वायर लेना है क्योंकि वो ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये हो गया 36, 9 4 ज़ा 36। तो ये 36 निकल गया हमारा एलसीएम। तो 36 आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, आफ्टर 36 मिनट they will meet again, after 36 minute they will meet again at the starting point। ये भी बहुत जरूरी है, they will meet again they will meet again at the starting point, ओके। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है कि ये कहाँ मिल रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा आज का सम्स, और मैंने एक्सरसाइज 1.2 आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की अपने तरफ से बच्चों। तो आप थोड़ा एक बार इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई फीडबैक्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, कि जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन से एरिया है जहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। और आपका फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, फीडबैक्स हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसे काइंडली क्लिक कर दीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।